नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 28 मार्च सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में किसानों को मूंग बीज पर मिलेगी 75% सब्सिडी, 20 अप्रैल तक करें रजिस्ट्रेशन। हरियाणा में जल्द भरे जाएंगे आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर के रिक्त पद, तैयार किए जा रहे हैं चयन मानदंड, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में फैमिली आईडी में मोबाइल से घर बैठे कर सकते हैं सुधार, दफ्तरों के चक्कर काटने से मिलेगा छुटकारा। हरियाणा के चरखी दादरी जिले को मिलेगी अटल किसान मजदूर कैंटीन की सौगात, 10 रुपए में मिलेगा भरपेट भोजन। हरियाणा में ईद की गजटेड छुट्टी रद्द, MLA आफ्ताब बोले हमारा एक ही त्योहार, हुड्डा ने कहा यह गलत। सोशल मीडिया से कमाई कर सकते हैं अब सरकारी कर्मचारी, विधानसभा में हरियाणा सरकार ने दी जानकारी, जानेंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 58 साल तक सुरक्षित की गई नौकरी। हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष ने की मोदी से मुलाकात, दिल्ली में संगठन और विकास पर चर्चा। 14 अप्रैल को यमुनानगर हिसार में आएंगे PM मोदी। झज्जर में फसल गिरदावरी की SDM ने की जांच, ऑनलाइन डेटा का किया मिलान, बोली लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और अप्रैल महीने में बैंक 16 दिन बंद रहेंगे, 4 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 10 दिन कामकाज नहीं होगा। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में गर्मी अपने तेवर दिखाने लगी है। सुबह होते ही सूरज की किरणें तेज होने लगी हैं, जिससे कि लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान में और अधिक बढ़ोतरी होगी और गर्मी और तेज होगी। इस बदलाव से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तापमान में तेजी से वृद्धि देखने को मिली है। प्रदेश का सबसे अधिक तापमान हिसार जिले के बालसमंद में दर्ज किया गया, जहाँ अधिकतम तापमान 39.7 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। फरीदाबाद और नारनौद में भी तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के पार रहा। आने वाले दिनों में भी तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं है। गर्मी बढ़ने से बिजली की मांग में भी बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र यानी PPP से जुड़ी एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। प्रदेश सरकार ने फैमिली आईडी से जुड़ी गलत नामों को हटाने तथा सही नामों को जोड़ने का प्रावधान शुरू कर दिया है। राज्य सरकार के पास सामान्य फीडबैक के आधार पर लगातार शिकायतें पहुंच रही थी, इसलिए इस प्रक्रिया को चालू किया गया है ताकि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी न झेलनी पड़े। परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सतीश खोला ने बताया कि फैमिली आईडी में किसी भी तरह की त्रुटियां नहीं रहनी चाहिए। अगर किसी तरह की कोई परेशानी है तो प्रशासन को उनके तुरंत समाधान करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि नागरिक अपने खुद के मोबाइल फोन से मेरापरिवार.हरियाणा.gov.in की सरकारी वेबसाइट पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। 30 दिन के अंदर अंदर सारी प्रक्रिया पूरी करके व्यक्ति का नाम जोड़ना या फिर हटाना पूर्ण कर दिया जाएगा। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के 11वें दिन की कार्यवाही में CM नायब सिंह सैनी ने बजट पर उठाए गए सवालों के जवाब दिए। इस दौरान उन्होंने विपक्ष को निशाने पर लिया। CM शेर के साथ तथा कहानियों के जरिए विपक्ष पर तंज कसते हुए नजर आए। इस दौरान पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पीछे नहीं हटे, उन्होंने भी शेर से जवाब दिया। CM की स्पीच के बीच हुड्डा के बोलने पर मंत्री अनिल विज भड़क गए। इसके साथ CM ने हुड्डा को ही विपक्ष का नेता बताया। वहीं कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने CM की आपत्ति जताने पर माफी भी मांगी। इसी बीच ईद की छुट्टी कैंसिल करने का मुद्दा भी गूंजा। इस स्पीच में CM ने लाडो लक्ष्मी योजना का जिक्र तो किया, लेकिन किन महिलाओं को पैसे मिलेंगे इस बारे में अभी नहीं बताया। CM नायब सिंह सैनी ने कहा कि मैं वचन देता हूं कि हम अपनी सभी घोषणाओं को बजट 2025-26 की प्रस्तावित धनराशि यानी 2,05,017 करोड़ रुपए से ही धरातल पर क्रियान्वयन करके दिखाएंगे। हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार ने पहली बार प्रदेश में ईद की गजटेड छुट्टी रद्द कर दी है। सरकार ने ईद के 5 दिन पहले यानी 31 मार्च की छुट्टी को रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे में बदल दिया है। इसे लेकर चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी ने लेटर जारी कर दिया है। चीफ सेक्रेटरी ने लेटर में हवाला दिया है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की क्लोजिंग है, इस वजह से छुट्टी रद्द की गई है। 29 और 30 मार्च को वीकेंड है और 31 मार्च को वित्त वर्ष का आखिरी दिन है। राज्य में ऐसा पहली बार है जब ईद की छुट्टी रद्द की गई है। यहाँ तकरीबन 6% मुस्लिम आबादी है, जिसमें करीब 18 लाख मुस्लिम वोटर हैं। इसी वजह से मामला विधानसभा में भी गूंजा। कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने कहा कि हमारा एक ही त्योहार है, ये पूरे हिंदुस्तान में मनता है। गजटेड छुट्टी को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है। इस पर CM ने कहा फाइनेंशियल ईयर एंड होने के कारण ये फैसला किया गया है। 31 वित्तीय वर्ष का लास्ट दिन है। इस पर पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ये गलत है, पूरे देश में ये हो रहा है। CM ने कहा इसे सदन में मुद्दा न बनाया जाए।
हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। इससे पहले उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। इन मुलाकातों के बाद मोहनलाल बडोली के दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनने की अटकलें तेज और मजबूत नजर आ रही है। मुलाकात के बाद सोनीपत पहुंचे मोहनलाल बडोली ने कहा कि संगठन पर्व को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को हरियाणा में 2 जगह पहुंचेंगे। एक ही दिन 2 कार्यक्रम हिसार और यमुनानगर में रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन हिसार के एयरपोर्ट की शुरुआत होगी। उसी दिन यमुनानगर में पावर प्लांट की आधारशिला पीएम नरेंद्र मोदी रखेंगे। पिछले कुछ समय से हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को बदले जाने को लेकर भी चर्चा चल रही थी, लेकिन अंतिम समय में सूची जारी करने पर रोक लगा दी गई थी। अब इन मुलाकातों के बाद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोर पकड़ रही है कि मोहनलाल बडोली को एक बार फिर से प्रदेश भाजपा की कमान सौंपी जा सकती है। हाल ही में हुए हरियाणा विधानसभा उपचुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली के नेतृत्व में भाजपा ने जीत दर्ज की थी। इन चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए बडोली के पक्ष में माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हरियाणा में गेहूं कटाई का सीजन शुरू हो चुका है। इसके बाद धान रोपाई तक करीब 2 से 2.5 महीने तक खेत खाली रहने वाले हैं। ऐसे में इस खाली समय में किसान एक और फसल ले सकते हैं। किसान गेहूं की कटाई के बाद मूंग की खेती कर सकते हैं, जो बुआई के बाद यानी 60 दिन में पककर तैयार हो जाती है। मार्केट और मंडी में भाव भी काफी अच्छा मिलता है। मूंग की खेती पर कृषि विभाग की ओर से विशेष अनुदान दिया जा रहा है। जिला कृषि उप निदेशक डॉक्टर करमचंद ने बताया कि जो भी भाई गेहूं कटाई के बाद ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती करना चाहते हैं, उनके लिए हरियाणा सरकार और कृषि विभाग के द्वारा 25% लागत पर मूंग का बीज दिया जा रहा है। यानी किसानों को मूंग बीज की खरीद पर लगभग 75% सब्सिडी का लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि जो भी किसान भाई ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती करना चाहते हैं, वह इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एक किसान को अधिकतम 3 एकड़ तक की खेती के लिए बीज अनुदान पर दिया जाएगा। 1 एकड़ में 10 किलोग्राम मूंग का बीज डाला जाता है। ऐसे में एक किसान को 30 किलोग्राम तक मूंग का बीज अनुदान पर विभाग द्वारा दिया जाएगा। मूंग खरीद पर जो किसान साथी सब्सिडी का लाभ उठाने के इच्छुक है, वे कृषि विभाग के आधिकारिक पोर्टल agriharyana.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके साथ ही मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। जो किसान रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसी को ही हरियाणा बीज विकास निगम के बिक्री केंद्रों से अनुदान पर बीज दिया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से कच्चे कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया गया है। कच्चे कर्मचारियों की नौकरी रिटायरमेंट आयु यानी कि 58 साल तक सुरक्षित कर दी गई है। इसका अर्थ है कि कच्चे कर्मचारियों को रिटायरमेंट एज तक नौकरी की गारंटी दी गई है। हरियाणा की नॉन स्टॉप सरकार ने कच्चे कर्मचारियों के लिए विधेयक पास कर दिया है, जिससे संविदा कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित हो चुकी है। इसी प्रकार कच्चे कर्मचारियों को भी नौकरी की सुरक्षा मिल गई है। इसके साथ ही किसी कर्मचारी की नौकरी सुरक्षित करने के लिए कैलेंडर वर्ष में 240 दिन काम की शर्त को भी हटा दिया गया है। अब ये शर्त नहीं रहेगी कि कर्मचारियों को नौकरी सुरक्षित करने के लिए कैलेंडर वर्ष में 240 दिन काम करना होगा। हरियाणा विधानसभा ने बुधवार को संविदात्मक कर्मचारी सेवा की सुनिश्चितता संशोधन विधेयक पारित किया है, जिससे कच्चे कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित हो गई है। हरियाणा के झज्जर जिले के गांव में किसानों द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर्ड कराई गई फसलों की गिरदावरी का एसडीएम ने निरीक्षण किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। पटवारियों द्वारा की गई गिरदावरी की पड़ताल के लिए एसडीएम ने फील्ड में जाकर ऑनलाइन डेटा से मिलान किया। बेरी एसडीएम रेणुका नांदल ने गुरुवार को उपमंडल के गाँव गोच्छी, डिग्गल और धांधलान गाँव में खेतों में पहुंचकर फसलों की गिरदावरी का निरीक्षण किया। एसडीएम ने कहा कि साल में 2 बार गिरदावरी का काम किया जाता है, जिसको लेकर समय समय पर अधिकारियों की ओर से जाँच भी की जाती है। आज भी सरसों और गेहूं की खड़ी फसल की गिरदावरी का निरीक्षण कर ऑनलाइन डेटा से मिलान किया गया। एसडीएम ने कहा कि गिरदावरी खेती से जुड़ी एक अहम प्रक्रिया है, जो साल में 2 बार रबी और खरीफ की फसल के दौरान की जाती है, जैसे कितने रकबे में कितनी और कौन सी फसल की बुआई की गई है। पटवारी अपने एरिया के किसानों के पास जाकर जानकारी को इकट्ठा करके गिरदावरी रिपोर्ट को तैयार करता है। उन्होंने कहा कि पटवारी द्वारा की गई गिरदावरी की जाँच उन्होंने मौके पर जाकर की है और मिलान भी किया है। पटवारी ने जो रिपोर्ट टैबलेट में फीड की है, वह सही है या फिर नहीं। उन्होंने कहा कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही या फिर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हरियाणा विधानसभा सदन में प्रश्नकाल के दौरान विधायक रामकुमार कश्यप द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी से आंगनवाड़ी वर्करों को लेकर सवाल किया गया। इस सवाल का उत्तर देते हुए श्रुति चौधरी ने जवाब दिया कि करनाल जिले में आंगनवाड़ी वर्करों के लिए 1479 और हेल्परों के 1454 स्वीकृत पद हैं। इन खाली पदों को भरने का प्रस्ताव विचाराधीन है। विभाग द्वारा वर्कर और हेल्पर की नियुक्तियों के लिए चयन मानदंडों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया अभी चल रही है। राज्य में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के 25,962 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से 23,413 भरे हुए हैं, यानी कि 2549 रिक्त पद हैं। वहीं आंगनवाड़ी सहायकों के पदों की बात करें तो 25,450 पद स्वीकृत हैं। इन पदों में से 21,011 पद भरे हुए हैं और 4,439 पद खाली हैं। इनकी नियुक्ति के लिए चयन मानदंड तैयार किए जा रहे हैं। जल्द ही रिक्त पदों पर नियुक्तियां कर दी जाएंगी।
हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले की सतनाली अनाज मंडी में एसडीएम ने सरसों खरीद का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। मंडी में सरसों खरीद के लिए अब तक 20 किसानों के टोकन काटे गए हैं। एसडीएम ने किसानों एवं आढ़तियों की समस्याओं से संबंधित अधिकारियों को समाधान के बारे में निर्देश देते हुए कहा कि मंडी में फसल बिक्री में कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। उन्होंने किसानों से फसल सुखाकर मंडी में लाने की भी अपील की है ताकि खरीद एजेंसियों को कोई परेशानी न हो। मंडी में बिजली और पानी की व्यवस्थाओं के साथ साथ किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। पानी और बिजली के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। एसडीएम ने कहा कि आढ़तियों को बारदाने को लेकर संबंधित समस्या का अधिकारी उचित प्रबंध करें। खरीद कार्य के साथ साथ उठान का कार्य भी सुचारू रूप से चालू रहे ताकि मंडी में खरीद कार्य निर्बाध रूप से चलता रहे। कृषि विपणन बोर्ड के सेक्रेटरी नकुल ने बताया कि सरकार द्वारा अब की बार सरसों का 5,950 रुपए प्रति क्विंटल सरकारी रेट निर्धारित किया गया है। कोई भी किसान आकर अपनी फसल मंडी में टोकन कटवाकर बेच सकता है। अब तक कुल 20 किसानों के टोकन काटे गए हैं। हरियाणा के सरकारी अधिकारी व कर्मचारी सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने के साथ कमाई भी कर सकते हैं। इसमें सरकार की ओर से कोई पाबंदी नहीं रहेगी। इसका खुलासा विधानसभा सत्र में कांग्रेस विधायक के सवाल पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से दिया गया जवाब में हुआ है। विधानसभा के बजट सत्र में बताया गया है कि इसकी बाकायदा गाइडलाइंस जारी की गई है। सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी अधिकारी व कर्मचारी सालाना 8,000 रुपए तक की कमाई कर सकता है। यदि आय 8,000 रुपए प्रति वर्ष से ज्यादा है तो उसे अतिरिक्त राशि का 1/3 हिस्सा सरकारी खजाने में जमा करना होगा। कांग्रेस विधायक शेषपाल केहरवाला ने सवाल पूछा था कि क्या हरियाणा सरकार के कर्मचारी इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फिर फेसबुक जैसे पोर्टलों का इस्तेमाल करके कंटेंट बनाने में कर सकते हैं। यदि ऐसा है तो उसके लिए क्या मापदंड बनाए गए हैं। हरियाणा सरकार ने जवाब दिया है कि सरकारी कर्मचारी इन पोर्टलों का इस्तेमाल कला या वैज्ञानिक चरित्र की सामग्री बनाने के लिए कर सकते हैं। सरकारी अधिकारी व कर्मचारी अपनी ड्यूटी के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रह सकते हैं। यदि कर्मचारी ने अपनी सेवा के दौरान अर्जित ज्ञान का इस्तेमाल कंटेंट बनाने में नहीं किया है तो वह उससे अर्जित आय अपने पास भी रख सकता है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बड़ी पुलिस भर्ती निकलने वाली है। इस बार कुल 26,596 पदों पर भर्ती होगी। इनमें सब इंस्पेक्टर के 4,543, जेल वार्डन के 2,833 और सिपाही के 19,220 पद होंगे। यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को भर्ती का प्रस्ताव मिल गया है। बोर्ड की वेबसाइट पर अप्रैल के पहले सप्ताह में विज्ञापन जारी कर आवेदन मांगे जाएंगे। इससे पहले 60,244 पदों पर भर्ती हुई थी। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान 25 फरवरी को सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया था कि प्रदेश में जल्द ही 30,000 पुलिस भर्ती की जाएंगी। उन्होंने कहा था कि प्रदेश में 60 लाख से ज्यादा नौजवानों को नौकरी दी जा चुकी है। पुलिस विभाग में साल 2017 से अब तक कुल मिलाकर 1,56,000 पदों पर भर्ती की गई है। मिशन शक्ति के तहत पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण की सुविधा महिलाओं को दी गई है। अप्रैल महीना शुरू होने में अब कुछ ही दिन शेष हैं। इस महीने में अलग अलग राज्यों व शहरों में कुल मिलाकर 16 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। 4 रविवार और दूसरे व चौथे शनिवार के अलावा 10 दिन अलग अलग जगहों पर बैंकों में कामकाज नहीं होगा। ऐसे में अगर आपको अगले महीने बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम हो तो इन छुट्टियों के दिनों को छोड़कर आप बैंक जा सकते हैं। 1 अप्रैल को सालाना बैंक क्लोजिंग के कारण बैंक बंद रहेंगे। वहीं 10 अप्रैल को महावीर जयंती है। वहीं अगले महीने यानी 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती और 18 अप्रैल को गुड फ्राइडे पर भी बैंक बंद रहेंगे। आप बैंकों की छुट्टी के बावजूद ऑनलाइन बैंकिंग और एटीएम के जरिए पैसे का लेन देन या फिर अन्य काम कर सकते हैं। इन सुविधाओं पर बैंकों की छुट्टियों का कोई असर नहीं पड़ेगा। अप्रैल 2025 में शेयर बाजार में 11 दिन कारोबार नहीं होगा। इसमें से 8 दिन शनिवार और रविवार को कारोबार नहीं होगा। इसके अलावा शेयर बाजार 10 अप्रैल को महावीर जयंती, 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर जयंती और 18 अप्रैल को गुड फ्राइडे पर भी बंद रहेगा। रॉयल एनफील्ड ने भारत में नई रेट्रो स्टाइल बाइक क्लासिक 650 लॉन्च कर दी है। ये कंपनी के क्लासिक 350 का अपग्रेडेड मॉडल है। इसे कंपनी ने अपने एनुअल इवेंट मोटोवर्स 2024 में पेश किया था। क्लासिक 650 में रेट्रो लुक के साथ 648 सीसी का पावरफुल इंजन और टर्न बाय टर्न नेविगेशन जैसे नए फीचर्स मिलेंगे। बाइक को 3 वेरिएंट और 4 कलर ऑप्शन के साथ पेश किया गया है। इसकी एक शोरूम शुरुआती कीमत 3,37,000 रुपए रखी गई है, जो कि टॉप वेरिएंट में 3,50,000 रुपए तक जाती है। इसमें ब्लैक क्रोम टील, ब्रंटिंग थोरपे ब्लू और वल्लम रेड कलर ऑप्शन मिलते हैं। बाइक की बुकिंग, टेस्ट राइड और बिक्री पूरे भारत में प्रारंभ कर दी गई है। रॉयल एनफील्ड क्लासिक 650 का सीधा मुकाबला किसी से नहीं है, लेकिन ये गोल्ड स्टार 650 और कवासाकी Z650 RS जैसे नियो रेट्रो मॉडल्स को टक्कर देगी। नई रॉयल एनफील्ड क्लासिक 650 देखने में क्लासिक 350 की तरह ही लगती है। बाइक का वेट 243 kg है।
भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 317 अंक चढ़कर 77,606 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 150 अंक की तेजी रही और ये 23,591 के स्तर पर बंद हुआ। बजाज फिनसर्व, एनटीपीसी और इंडसइंड बैंक सेंसेक्स के टॉप गेनर्स रहे। इनमें करीब 3% की तेजी दिखाई दी। वहीं टाटा मोटर्स, सन फार्मा और HUL में गिरावट रही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को विदेशों से आयात होने वाली कारों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। इसका असर भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर पर दिखाई दिया। जगुआर और लैंड रोवर कार बेचने वाली कंपनी टाटा मोटर्स के शेयर में 5.38% की गिरावट देखने को मिली। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 626 रुपए बढ़कर 88,417 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 981 रुपए बढ़कर 99,775 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 82,500 रुपए और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 89,990 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।